हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज़ इया प्रदीप और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एम.एड एजुकेटर्स। तो आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ कक्षा 6 का अध्याय 3 और इसका नाम है तंतु से वस्त्र तक, मतलब फाइबर टू फैब्रिक। ये इंग्लिश में है। अगर आपको ये इंग्लिश में पढ़ना है तो इंग्लिश के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो में डाल दूंगा, तो आप देख सकते हो वीडियो का लिंक। तो शुरू करते हैं। पहेली और बूझो ने अपने स्कूल में आयोजित की गई विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता। मतलब उनके स्कूल में कोई प्रतियोगिता हुई होगी जो विज्ञान के ऊपर हुई होगी, विज्ञान के क्वेश्चन आंसर के ऊपर, और उन्होंने क्या, उन्हें फर्स्ट प्राइज मिला। अब उन्होंने क्या किया, तो वे दोनों अत्यधिक क्या थे, उत्तेजित थे, बहुत उत्सुक थे, मतलब खुश थे। और उन्होंने प्राप्त हुए पुरस्कार, जो मतलब उन्हें पुरस्कार में इनाम में जो पैसे मिले ना, राशि मिली, उन्होंने क्या करा, अपने माता पिता के लिए वस्त्र खरीदने का निश्चय कर लिया। मतलब उन्होंने बस कपड़े खरीदना शुरू कर दिया, मतलब सोच लिया कि कपड़े खरीदने। तो वे कपड़े की दुकान पर वस्त्र सामग्री की विस्तृत विविधता देखकर उलझन में फंस गए। मतलब उन्होंने जब दुकान पे गए वस्त्र सामग्री की, तो देखा अलग अलग चीज़ों के कपड़े थे, वस्त्र थे। तो चित्र 3.1 में दिखाया भी है। दुकानदार ने उन्हें यह समझाया कि यह कपड़े अथवा जो वस्त्र हैं वो सूती हैं और तो कुछ संश्लिष्ट या कृत्रिम हैं। तो उनके पास ऊनी मफलर तथा सोल भी थे। तो दुकान में बहुत सी रेशमी साड़ियाँ भी थी। पहेली तथा बूझो अत्यधिक उत्तेजित दिखाई दे रहे थे। उन्होंने इन विभिन्न कपड़ों का स्पर्श किया और उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। अंत में उन्होंने एक ऊनी मफलर तथा एक सूती जो साड़ी है वो खरीद ली। कपड़े की दुकान का भ्रमण, मतलब घूमकर भ्रमण करने के पश्चात बाद में पहेली और बूझो ने अपने आसपास में विभिन्न प्रकार के वस्त्रों का ध्यान से देखना आरंभ कर दिया, शुरू कर दिया। मतलब कौन कौन से लोग कैसे कैसे कपड़े पहन रहे हैं। तो उन्होंने यह देखा कि जो बेड शीट है, यानी बिस्तर पर बिछाने वाली जो चादर है, तो कपड़े की दुकान दिखा रखी है इसमें चित्र नंबर 3.1 में। आगे जो कंबल हैं, पर्दे हैं, मेज पोश है, तौलिया है और झाड़न जो डस्टर होता है आदि, ये सभी भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़ों से बने हैं। यहाँ तक कि उनके अपने बस्ते तथा जो बोरे भी हैं ना, किसी प्रकार के वस्त्र से बने हैं। तो उन्होंने इन सभी वस्त्रों की पहचान सूती, ऊनी, रेशमी तथा अथवा संश्लिष्ट यानी कृत्रिम के रूप में की। क्या आप भी इन वस्त्रों में से कुछ ही पहचान कर सकते हो? कुछ की जो पहचान है वो आप कर सकते हो। तो 3.1 में वस्त्रों में विविधता, जो विभिन्न विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं वस्त्र होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो क्रियाकलाप 1 में आपने अपने पास के किसी दर्जी की दुकान का भ्रमण करें, मतलब घूम के आए, और सिलाई के बाद बचे जो कपड़े होते हैं उनकी जो कतरन होती है उनको इकट्ठा कीजिए और कपड़े की प्रत्येक कतरन को छूकर देखिए, स्पर्श करके देखिए, तो उनके जो स्पर्श का अनुभव कीजिए उनको। तो दर्जी की सहायता से उनसे पूछकर कुछ कपड़ों का, जैसे सूती, रेशमी, ऊनी, संश्लिष्ट के जो लेबल लगाकर प्रयास कीजिए। तो क्या आप यह जानना चाहते हैं कि ये जो विभिन्न प्रकार के जो कपड़े होते हैं वो किस प्रकार के बनते हैं, मतलब किस प्रकार से बनते हैं। तो जब आप किसी कपड़े का अवलोकन यानी उसको ध्यान से देखते हो, एनालाइज करते हो, तो वह एक सतत टुकड़ा, मतलब एक कंटिन्यूस, मतलब लगातार टुकड़ा प्राप्त होता है। और अब इसे ध्यान से देखेंगे तो आपने क्या देखा, चित्र नंबर 3.2 में दिखा रखा है कपड़े की कतरन का विवर्धित चित्र दे रखा है, साइज को बड़ा करके। तो क्रियाकलाप 2 में सूती कपड़े का वही टुकड़ा चुनिए जिस पर आपने क्रियाकलाप 1 में लेबल लगाया था। इसके एक सिरे पर कोई ढीला धागा या तांगा ढूंढने का प्रयास कीजिए और इसे बाहर खींचिए। चित्र 3.3 में दिखाया गया है। तो यदि कोई ढीला तागा है वो दिखाई न दे, तो इसे क्या करें, पिन या सुई से की सहायता से आप एक धागा बोलते हैं, वो धीरे धीरे बाहर खींच सकते हैं। देखिए डायग्राम जो है चित्र 3.3 है, उसमें कपड़े से कोई जो तागा वो क्या कर रखा है, तंतु, उसको खींच के निकाल के दिखा रखा है। अब हम यह देखते हैं कि जो तागा है, तागों को एक तथा साथ व्यवस्थित करके, मतलब उनको क्या है, एक साथ इकट्ठा करके एकत्रित करके ऐसे व्यवस्थित किया गया है कि वस्त्र बनाओ। और ये जो तागे हैं किससे बनते हैं, अब इनको पढ़ना है। तो 3.2 में है तंतु। तो क्रियाकलाप 3, किसी सूती कपड़े के टुकड़े से कोई तागा बाहर निकालिए और इस तागे के जो टुकड़े हैं उसको मेज पर रखिए
और इस तागे के टुकड़े के एक सिरे को अपने अंगूठे से क्या करना है, दबाना है, और तागे के दूसरे सिरे को इसकी लंबाई से अनुदिश करना है, मतलब उसको खींचना है। तो चित्र 3.4 में दर्शाया है, उसके अनुसार आपने अपने नाखून से उसको खींचना है। तो क्या आप इस सिरे पर यह देखते हैं कि तागा पतली जो लड़ियों हैं उसमें क्या है, विखंडित यानी टूट जाता है, हो जाता है। चित्र पॉइंट 3.5 में दिखाया है। तो 3.4 में तो तागे को पतले तंतु में विखंडित कर लिया, और उसके बाद 3.5 में क्या है, तागा पतली जो लड़ियों हैं उनमें विखंडित हो जाता है। सुई में तागे को पिरोने का प्रयास करते समय भी आपने ऐसा ही परीक्षण किया होगा। कई बार तागे का यह जो सिरा होता है कुछ पतली लकड़ियों में पृथक हो जाता है, और ऐसा करने पर तागे को सुई के नाके से गुजरना कठिन हो जाता है। तो तागे की यह जो दिखाई देने वाली जो पतली लड़ियाँ होती हैं वो भी अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती हैं, जिन्हें तंतु कहते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं उसको फाइबर। तो वस्त्र जो तागों है या धागे हैं से मिलकर बनते हैं, तथा तागे भी जो धागे होते हैं आगे तंतु से मिलकर बने होते हैं। तो ये जो तंतु होते हैं वो कहाँ से आते हैं? तो कुछ वस्त्रों जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी के तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं, और इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं, नेचुरल फाइबर। तो रुई तथा जो जूट होता है जिसको पटसन भी बोलते हैं, पादपों से प्राप्त होने वाले जो तंतुओं के उदाहरण हैं। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऊन भेड़ अथवा बकरी की कर्तिक ऊन से प्राप्त होते हैं, यानी उनके जो ऊपर के जो बाल होते हैं उनसे। तो जो खरगोश होता है, याक होता है, और ऊँटों के जो बाल होते हैं उनसे भी प्राप्त किया जाता है। रेशमी जो तंतु होता है, रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है, कोकून होता है एक कीट। तो हजारों वर्ष तक जो वस्त्र हैं निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का ही उपयोग होता था, और पिछले लगभग 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जिनका स्रोत पादप है अथवा जंतु नहीं है, या तो पादप या जंतु है। तो ये तंतुओं का निर्माण किया जाता रहा है। इन्हें संश्लेषित, जो पादप और जो जंतु के से नहीं बनते वो क्या संश्लेषित तंतु होता है, उसको इन्हें संश्लिष्ट तंतु भी कहते हैं। तो जैसे पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक, ये क्या है, संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण हैं। बूझों ने यह दिखाई गई कुछ वस्तु को संग्रहालय में देखा है, और इन्हें योद्धा पहनते थे। वह यह जानना चाहते थे कि क्या ये भी किसी प्रकार के तंतु से बने हैं। अब 3.2 में कुछ पादप तंतु जैसे रुई। क्या आपने कभी तेल के लेपों के लिए बत्तियां बनाई हैं? तो इन बत्तियों को बनाने के लिए आप क्या उपयोग में लाते हैं? तो इस रुई का उपयोग क्या है, गद्दों, रजाइयों अथवा तकियों में भी किया जाता है। तो जो कुछ रुइयाँ होती हैं, रुई लीजिए और इसे खींचकर पृथक कीजिए, अलग अलग कीजिए, और इसके किनारों को ध्यान से देखिए। तो आपने क्या परीक्षण किया, क्या दिखाई दिया आपको? ये जो छोटी पतली लड़ियाँ हैं जिन्हें आप देख रहे हैं कपास तंतु से बनी हैं, यानी कपास के फाइबर से बनी है। तो रुई कहाँ से आती है? तो इसे खेत में उगाया जाता है, और साधारणतः जो कपास के पौधे होते हैं वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ की मृदा काली अथवा जो जलवायु होती है वो उष्ण होती है, गर्म होती है। तो क्या आप इसे कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं? ऐसे कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहाँ हमारे देश में कपास की कृषि की जाती है। तो जो कपास पादप होता है उसके जो फल यानी कपास गोलक लगभग नींबू की माप के होते हैं, नींबू के जैसे होते हैं, और जब वो पूरी तरह परिपक्व यानी पक जाते हैं, परिपक्व होने पर बीज टूट कर क्या आता है, खुल जाता है। तथा अब जो कपास तंतु है से ढके जो बिनोले होते हैं, कपास के जो बीज होते हैं वो क्या करते हैं, देखा जा सकता है। और क्या आपने ऐसा कपास खेत में देखा है? क्या आपने ऐसा देखा है जो कपास चुने जाने के लिए तैयार हो चुका है? इस समय खेत के कपास के परिफुल्लो जो रोवो होते हैं, रोवो से इनका जो श्वेत हो जाता है, मतलब इनके रुए सफ़ेद हो जाते हैं, जैसे हिम से ढक लिया हो। चित्र 3.6 में दिखाया गया है कपास पादप के खेत। साधारणतः इन कपास बोलों से कपास को हाथ से हस्त चयन करके प्राप्त किया जाता है, और इसके बाद क्या होता है, जो कपास के जो बीज होते हैं उसको कंकलतन द्वारा पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं, उसको ओटते हैं। तो पारंपरिक जो ढंग है से कपास हाथों से ओटी जाती है, हाथों से अलग की जाती है,
और चित्र पॉइंट 3.7 में दिखाई गई है। आजकल कपास ओटने के लिए मशीन का उपयोग भी किया जाता है। तो कपास ओटना दिखा रखा है चित्र 3.7 में। जूट यानी पटसन। तो पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से, जो उसका तना होता है, उससे प्राप्त किया जाता है। और भारत में इसकी खेती जो बारिश होती है वर्षा ऋतु के में ही की जाती है। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में उगाया जाता है। और सामान्यतः जो पटसन पादप होता है, जो फसल होती है, वो पुष्पन अवस्था में, जब उस पर पुष्प आ जाते हैं, उसमें काटते हैं। और फसल की जो कटाई होती है के पश्चात पादपों के जो तने हैं, पेड़ों के जो तने हैं, उनको कुछ दिन तक जल में डुबो कर रखते हैं। और ऐसा करने पर जो तने होते हैं वो गल जाते हैं और इन्हें पटसन तंतु से हाथों द्वारा पृथक कर लिया जाता है, मतलब उसके हाथों से कर लिया जाता है उसको अलग। वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को तागों में परिवर्तित कर दिया, जो धागे उनमें परिवर्तित कर लिया जाता है। और ऐसा कैसे जाता है, ऐसा किया जाता है। तो 3.9 में रुई से तागा बनाना दिखा रखा है। तो 3.4 सूती तागे की कटाई, सूती तागे की कटाई जो धागे हैं। तो आप स्वयं सूती तागा बनाने का प्रयास कर सकते हैं। क्रियाकलाप 4 में एक हाथ में कुछ रुई पकड़िए, दूसरे हाथ में अंगूठे तथा तर्जनी के बीच कुछ रुई की चुटकी भरिए और इसे धीरे धीरे रुई से बाहर की ओर खींचिए तथा रेशों को लगातार ऐंठते भी रहिए। तो चित्र 3.9 में दिखाया गया है। क्या आपने तागा बना सकते हैं? क्या आप तागा बना सकते हैं? यानी आपने बनाया। तो जो रेशों से जो तागा बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं कताई। इस प्रक्रिया में रुई के कुछ जो पुंज होते हैं उनसे रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। और ऐंठने से क्या है, ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। कताई के लिए एक सरल युक्त हस्त तलुका बोलते हैं, सुई टाइप की होती है, और उसका उपयोग किया जाता है और जिसे तकली कहते हैं। चित्र 3.10 में ये दिखा रखा है, देखो साइड में। हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाले जो अन्य युक्ति हैं, चीज़ जो हैं, वो उसको बोलते हैं चरखा। चित्र 3.11 में दिखा रखा है। तो चरखे का उपयोग को राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने भी स्वतंत्र आंदोलन के एक पक्ष के रूप में क्या किया था, लोकप्रियता प्रदान की थी। उन्होंने लोगों को हाथ कतने तागे से बुने वस्त्रों को पहनने तथा ब्रिटेन की मिलों में बने आयातित जो उनसे कपड़ा आता था उसका बहिष्कार, मतलब उनका ना पहनने के लिए प्रोत्साहित किया। दिखा रखा है चरखा 3.11 में। वृहत पैमाने पर तागों की जो कताई है उसका कार्य कताई मशीनों से की सहायता से किया जाता है। और कताई के पश्चात उसके बाद क्या होता है, तागों का उपयोग वस्त्र बनाने में भी किया जाता है। 3.5 में जो तागे हैं, तागे से क्या है, वस्त्र। तो तागे से वस्त्र बनाने की इस विधियाँ हैं। इनमें दो प्रमुख विधियाँ बुनाई और बंधाई है। बुनाई क्रियाकलाप 2 में आपने यह ध्यान दिया होगा कि वस्त्र तागों के 2 सेटों, जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है, से मिलकर बनते हैं। तागों के लिए 2 सेट को आपस में क्या करते हैं, व्यवस्थित कर लेते हैं और व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं बुनाई, जिसको वीविंग बोलते हैं इंग्लिश में। आइए कागज की कुछ पट्टियों को बुनने का प्रयास करते हैं। तो क्रियाकलाप 5 में भिन्न रंगों की जो 2 कागजों की जो शीट लीजिए और दोनों में से 30 सेंटीमीटर लंबाई तथा 30 सेंटीमीटर चौड़ाई का वर्गाकार एक शीट ले लो, स्क्वायर टाइप का, और उसको काटिए। अब इन दोनों शीट को आधा मोड़ना है एक शीट पर। चित्र 3.12 के ए में दिखाया है, उसके अनुसार जो रेखाएं हैं वो खींचिए और दूसरी शीट पर चित्र 3.12 में बी में दिखाया है उसके अनुसार रेखाएं खींचिए। तो दोनों शीट को खींची गई रेखाओं के अनुदिश काट लीजिए और फिर शीट को मोड़ों को क्या करना है, खोलकर इन्हें फैला दीजिए। तो एक शीट की जो पट्टियों हैं को एक दूसरे के शीट के से जो कटे हुए हैं कटावों को क्या करना है, तो चित्र 3.12 के सी में दिखाया गया है उसके अनुसार बुनाई करना है। तो दिखा रखा है। अब 3.12 में डी में पट्टियों के बुनने के पश्चात क्या नमूना दिखाई देता है वो दिखा रखा है। अब इसी ढंग से तागों के 2 सेटों को बुनकर जो वस्त्र मतलब बुने जाते हैं। और तागे क्या है, वास्तव में कागज की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं। और वस्त्रों की जो बुनाई होती है करंगो हैं उन पर की जाती है। चित्र 3.13 में दिखा रखा है। करंगे या तो हाथ से प्रचलित होते हैं या फिर विद्युत प्रचलित होते हैं, या तो हाथ से बुनते हैं या फिर विद्युत से, बिजली से। तो हथ करधा दिखा रखा है डायग्राम। एक विशेष प्रकार की बुनाई
क्या कभी आपने यह ध्यान से देखा है कि जो स्वेटर होते हैं किस प्रकार बुने जाते हैं? इसकी जो बुनाई होती है उसको निटिंग बोलते हैं। में किसी एकल धागे का उपयोग वस्त्र के एक टुकड़े को बनाने में किया जाता है। और चित्र 1.4 में, क्या आपने कभी किसी फटे हुए मोजों के किसी धागे को खींचकर देखा है? तो जब आप ऐसे करते हैं तब क्या होता है? तो एकल जो धागा है लगाकर लगातार खिंचता चला जाता है तथा वस्त्र उधड़ता जाता है, और मोजे और बहुत सी अन्य जो पहनने की जो है क्या है वस्तु होते हैं, ऐसे बुनाई द्वारा बने वस्त्रों से क्या होते हैं, बनाई जाती है। चित्र 3.14 में स्वेटर दिखा रखा है बुनता हुआ। इस प्रकार की बुनाई हाथों से तथा मशीनों द्वारा की जाती है। दोनों वस्त्रों की जो बुनाई है उसका उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में भी किया जाता है। इन वस्त्रों का उपयोग पहनने की विविध वस्तुओं को बनाने में भी होता है। पहेली यह जानना चाहती है कि क्या आपने नारियल के बाहरी खोल के तंतुओं से बने किसी वस्त्र को देखा है? इन तंतुओं का जो सामान्यतः किन कार्यों में, मतलब इनका यूज़ कहाँ होता है जो नारियल पे होते हैं? तो 3.6 में वस्त्र सामग्री का इतिहास। तो क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि जो प्राचीन काल है उसमें लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते थे, क्या करते थे? तो वस्त्रों के विषय में पूर्व प्रमाणों से ऐसा प्रतीत होता है कि जो प्रारंभ में जो लोग होते थे, वृक्षों की जो छाल होते हैं, बल्क, बड़ी बड़ी जो पत्तियां होती हैं तथा जंतुओं के जो चर्म होते हैं और समूर से अपने शरीर को ढकते थे। चर्म मतलब उनकी स्किन। कृषि समुदाय में बसना आरंभ करने के बाद जो लोगों ने क्या करा, पतली पतली टहनियों अथवा घास को बुनकर चटाई या तथा डलियां, टोकरी बनाना सीख लिया, और लताओं, जंतुओं की ऊन अथवा बालों को आसपास में ऐंठ न देकर लंबी लंबी क्या लड़ियाँ बनाई और इनको बुनकर वस्त्र तैयार किया। और पूर्व में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी। और फ्लैक्स भी एक पादप है जिससे क्या होता है, प्राकृतिक जो तंतु होता है प्राप्त होता है। और प्राचीन जो मिस्र है उसमें वस्त्रों को बनाने के लिए रुई तथा फ्लैक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। उन दिनों में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था और उस समय लोगों अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्र से आच्छादित ढक लेते थे, और वे लोगों की आच्छादित करने के लिए कई विभिन्न ढंगों का उपयोग करते थे। सिलाई की सुई के आविष्कार के साथ लोगों ने वस्त्रों की सिलाई करके पहनने के कपड़े तैयार किए, और इस आविष्कार के पश्चात यानी बाद में सिले कपड़ों में बहुत सी विभिन्नताएं आ गई तथा परंतु यह आश्चर्यजनक बात नहीं है कि आज भी साड़ियाँ, धोतियाँ, लुंगियाँ तथा पगड़ियों का बिना सिले वस्त्रों के रूप में भी उपयोग किया जाता है, बिना उसको सिले हुए। तो जिस प्रकार का समस्त देश में खाए जाने वाला भोजन में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार से वस्त्रों एवं पहनने की वस्तुओं में भी अत्यधिक विविधता पाई जाती है हमारे देश में। तो इसमें जो प्रमुख शब्द है वो क्या है? रुई, वस्त्र, तंतु, कताई, बुनाई और तागा। आई होप ये आपको समझ में आया हो। तो अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो कमेंट करें, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।